हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत है। हम करेंगे डोमेस्टिक साइंस के लिए स्पेशल एमसीक्यू क्लास, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्लास ही रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। आज के सेशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल यानी कि BHA है। तो BHA क्या है, और BHA की अगर फुल फॉर्म आती है एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए कि जो BHA की फुल फॉर्म होती है वो होती है ब्यूटाइलेटेड डाई हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो BHA क्या होता है आपको ये बताना है। सिक्वेस्ट्रेंट होता है, पाइसीकारक एजेंट होता है यानी कि इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, या एंटीऑक्सीडेंट होता है, या कलरिंग एजेंट होता है यानी कि रंग वर्ण अभिकर्ता होता है। तो आप लोग आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा। देखिए, जो आपका BHA होता है ना, BHA की फुल फॉर्म तो पता होगी आपको। तो BHA जो होता है वो होता है एक एंटीऑक्सीडेंट। तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन पूछा हुआ आप लोगों से, ये एक एजर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है कि अभिकथन आपका ये है, म्यूल फ्रेम की तुलना में रिंग फ्रेम द्वारा मोटा धागा तैयार होता है, और इसका जो कारण है वो है क्योंकि रिंग फ्रेम एक तीव्र गति प्रक्रिया है। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, थिकर थ्रेड इज प्रिपेयर्ड बाय रिंग फ्रेम देन म्यूल फ्रेम। ये बात तो एकदम ठीक लग रही है हमें, यानी कि जो म्यूल फ्रेम की तुलना में रिंग फ्रेम जो होता है वो उसमें उसके लिए क्या किया जाता है, मोटा धागा तैयार होता है उसमें। ठीक है, बिकॉज रिंग फ्रेम इज ए फास्ट प्रोसेस। ये भी बात ठीक है, जो आपका रिंग फ्रेम होता है ना उसकी गति जो होती है, जो प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट यानी कि तीव्र गति से प्रोसेस में होता है। तो ये दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं आपके, ट्रू है। क्लियर है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कोडिंग डिकोड वाला क्वेश्चन है आपका। तो आपको अरेंज करना है यानी कि सीक्वेंस बताना है आपका। ये है किसका है, लैंग्वेज डेवलपमेंट का है। तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है आपको। ऑप्शन में है कोइंग है, वन वर्ड है, क्राइंग है, बबलिंग है। तो बच्चा सबसे पहले क्या करता है, जो बच्चा होता है, जब बच्चा होता है तो सबसे पहले क्राइंग करना स्टार्ट करता है, यानी कि बच्चा सबसे पहले रोता है। उसके बाद बच्चा कोइंग करता है, तो सेकंड नंबर पे अपना क्या आ जाएगा, कोइंग आ जाएगा। फिर बच्चा बबलिंग करना स्टार्ट करता, और लास्ट में बच्चा वन वर्ड यानी कि एक शब्द बोलना स्टार्ट करता। तो हमारे सीक्वेंस कुछ इस टाइप से आ गया कि ए आ जाएगा इधर, फर्स्ट आ जाएगा पहले, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये हमारे सीक्वेंस लगा। तो पहले हमारा क्या आ रहा है, पहले हमारा फोर्थ वाला आ रहा है। तो फोर्थ इसमें कहाँ है, ऑप्शन में चूज करिए आप लोग, देखिए कहाँ है। तो पहला हमारा क्रंदन है, तो थर्ड वाला हमारा है, देखिए बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है। फिर थर्ड के बाद क्या है हमारा, थर्ड के बाद है हमारा सेकंड नंबर पे कोई, यानी कि थ्री के बाद वन होना चाहिए। तो थ्री के बाद वन केवल सी वाले ऑप्शन में, तो हम ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा कि गुजरात के अवरोधक छपाई वाले वस्त्र को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। रीसेट प्रिंटिंग टेक्सटाइल ऑफ गुजरात आर नॉन एज, अजरक के नाम से जानते हैं, कलमकारी कहते हैं, इक्कत कहते हैं, या मधुबनी कहते हैं। मधुबनी तो बिहार की फेमस प्रिंटिंग है। ठीक है, और जो आपकी गुजरात की अवरोधक छपाई होती है ना, तो गुजरात की अवरोधक छपाई वाले जो वस्त्र होते हैं वो अजरक है। तो ऑप्शन ए के साथ आप यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है, किस अवस्था में भ्रूण की लंबाई इंच से 2 इंच तक होती है, यानी कि कितनी होती है। ये इधर कुछ मिसिंग है आपका, तो इधर आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है, यानी कि भ्रूण की किस अवस्था में भ्रूण की लंबाई आधे इंच से 2 इंच तक होती है, आपको ये बताना है। यानी कि इन विच पीरियड द एम्ब्रियो मेजर अबाउट ½ इंच टू 2 इंच लॉन्ग। जर्मिनल पीरियड में होती है, ग्रेनुअल पीरियड में होती है, एम्ब्रॉयनिक पीरियड में होती है, या फीटल पीरियड में होती है। तो राइट आंसर आप लोग बताइए कि क्या हो जाएगा। तो देखिए, जो भ्रूण की लंबाई जो 1.5 से 2 इंच तक होती है वो होती है एम्ब्रियोनिक पीरियड में, यानी कि भ्रूण अवस्था में। तो ऑप्शन सी क्या है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा,
यदि मूंगफली को अस्वास्थ्यकर स्थान पर रखा जाता है तो उनमें किसी सूक्ष्म जीवाणु से संक्रमित होने की संभावना जो है अधिक रहती है। यानी कि इफ ग्राउंडनट आर केप्ट इन एन अनहाइजेनिक प्लेस दे आर लाइकली टू बी इन्फेक्टेड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अर्गोट होता है यानी कि एर्गोट जो होता है, फ्यूजेरियम होता है, एफ्लाटॉक्सिन होता है या पेनिसिलियम होता है। तो आपको एक चीज रट लेनी है इसमें कि अगर कहीं आपको ग्राउंड नट का नाम आए, ग्राउंड नट में आपके बैक्टीरिया का नाम आए, तो आप वहां पे एफ्लाटॉक्सिन के साथ आपको चले जाना है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन ये हमारा एक अजर्सन और रीजन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, आई होप आपको विजुअल हो रहा होगा। एजर्शन जो है पूछा हुआ है आप लोगों से कि अकॉर्डिंग टू एंजल लॉ टू कंजप्शन एज द इनकम इंक्रीज द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑफ फूड डिक्रीज। यानी कि एंजल के उपभोग नियम के अनुसार जैसे जैसे आय बढ़ती है उसके अनुपात में भोजन पर होने वाला व्यय घटता है। ठीक है, ये है। और जो सेकंड इसका रीजन है वो है पारिवारिक आय के साथ वृद्धि होने पर प्राथमिकताएं परिवर्तित हो जाती हैं। तो जो राइट आंसर है वो बताइए आप लोग कि राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा। तो देखिए, एंजल के उपभोग के नियम के अनुसार जैसे जैसे आय बढ़ती है उसके अनुपात में जो होने वाला खर्चा होता है ना, यानी कि भोजन में होने वाला व्यय घट जाता है। तो ये तो एकदम आपका सही है। और सेकंड है पारिवारिक आय के साथ वृद्धि होने पर प्राथमिकताएं परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, बात तो ये भी सही है, पर ये इसकी जो है ये व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें एंजल को उपभोग का नियम की बात कर रहा है, इसमें पारिवारिक इनकम की बात हो गई। तो सही तो दोनों है, आपके स्टेटमेंट तो आपके दोनों ट्रू है, पर ये इसकी जो व्याख्या है वो नहीं कर रहा है। ठीक है, आर और ए दोनों सही है, पर आर ए की व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन बी के साथ आप चले जाओगे। ठीक है, कहाँ ये रहा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, वस्तुएं एवं सुविधाएं जो परिवार को बिना धन के उपयोग से उपलब्ध होती है तो कौन सी होती हैं? रियल डायरेक्ट इनकम होती है, साइकिक इनकम होती है, मनी इनकम होती है या रियल इनकम होती है? मतलब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि परिवार जो है किसी काम के लिए, कोई वस्तु के लिए या कोई सुविधा के लिए पैसा भी नहीं उसको देना पड़ रहा है और वो उस चीजों का उपयोग भी कर रहा है, तो ये जो कहलाता है ये आपका रियल डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, क्लास अच्छी लग रही हो, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है एक पदार्थ जिसमें जीवाणु के साथ संयोजन करने और उन्हें फैगोसाइटोसिस के लिए अति संवेदनशील बनाने का गुण होता है, वह क्या होता है? आपको ये बताना है। भक्षक कोशिकीय होता है यानी कि फाइगोसाइट होता है, एस्पोसिन होता है, प्रोसेपिटिन होता है या एग्ल्यूटेरिन होता है? तो राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, इस सब्सटेंस विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिंग विद द बैक्टीरिया एंड रेंडरिंग देम मोर सब्सिशनल टू फाइगोसाइट। तो पूछ रहा है, फैगोसाइट्स की बात कर रहा है। तो एक पदार्थ जिसमें जीवाणु के साथ संयोजन हो रहा है यानी कि बैक्टीरिया के साथ संयोजन करने पर उन्हें फैगोसाइट्स के लिए अति संवेदनशील जो बनाने का गुण होता है ना, वह आपका एप्सोनिन कहलाता है। तो ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, और ये आपके सारे PYQ हैं, आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे ये। अगला क्वेश्चन है आपका, सामाजिक अधिगम सिद्धांत विश्वास करता है कि व्यवहार है, यानी कि एक स्टेटमेंट है ये आपका। तो सोशल लर्निंग थ्योरी बिलीव दैट बिहेवियर इज, कि व्यवहार क्या है, किशोरावस्था तक पूर्ण रूप में स्थापित हो जाता है या संपूर्ण वयस्कावस्था में अपेक्षाकृत समान रहता है? तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन से स्टेटमेंट आपका सही है। ऑप्शन ए ओनली 1 है, ओनली 2 है, ए और दोनों है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो बताइए आप लोग क्या आंसर हो जाएगा। वेल एस्टेब्लिश्ड बाय एडोलसेंट या रिमेन्स रिलेटिवली द सेम थॉट आउट द एडल्टहुड। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो आपका ए भी रॉन्ग है और ए भी रॉन्ग है। ठीक है, क्यों? वो कह रहा है किशोरावस्था तक पूर्ण पर स्थापित हो जाता है, बल्कि बिल्कुल गलत है, स्थापित नहीं होता है व्यवहार।
संपूर्ण वयस्कावस्था में अपेक्षाकृत समान होता है, बल्कि बिहेवियर जो होता है पूरी वयस्कावस्था में एडल्टहुड में समान नहीं रहता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी के साथ हम चले जाएंगे, तो ऑप्शन डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि दोनों स्टेटमेंट जो है हमारे वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है हमारा, फलों एवं सब्जियों के उनके मूल भार में 50% तक सुखाकर फ्रीजिंग करके संरक्षित करना क्या कहलाता है? यानी कि ड्राइंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू अबाउट 50% ऑफ देयर वेट एंड वॉल्यूम देन फ्रीजिंग टू प्रिजर्व इट नॉन एज। बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? शार्प फ्रीजिंग कहेंगे हम इसको, डिहाइड्रो फ्रीजिंग कहेंगे, स्लो फ्रीजिंग कहेंगे, या क्विक फ्रीजिंग के नाम से हम इसको जानेंगे। तो राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे, इसको जो कहते हैं ये डिहाइड्रो फ्रीजिंग होती है। ठीक है, क्या होती है ये आपकी? डिहाइड्रो फ्रीजिंग होती है ये। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अमानवीय साधन नहीं है? क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, यानी कि नॉन ह्यूमन रिसोर्स कौन सा नहीं है? ऊर्जा नहीं है, गुड्स नहीं है, मनी नहीं है, या टाइम नहीं है। तो आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। देखिए आपके जो रिसोर्सेस होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मानवीय संसाधन, एक होता है अमानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन यानी कि आपके ह्यूमन रिसोर्स वो होते हैं जो एक व्यक्ति के अंतर्निहित होते हैं। ठीक है, जैसे आपका ज्ञान हो गया, कौशल हो गया, क्षमता किसी चीज की, कैपेसिटी, ये सब किस में आ जाएगा? ये सब आपके व्यक्ति के अंदर निहित होते हैं। ठीक है, व्यक्ति की थिंकिंग, तो स्किल उसका, तो ये सब आ गए आपके मानवीय साधन में। और एक होते हैं अमानवीय साधन, वो होते हैं जो व्यक्ति के आसपास के एनवायरनमेंट में होता है, यानी कि कोई मनी हो गया या कोई और वस्तु हो गई, कोई सामान हो गया, तो ये सब जो होता है ना ये अमानवीय साधन के अंतर्गत आता है। तो पूछा है अमानवीय साधन नहीं है, तो गुड्स होता है मानवीय संसाधन, मनी होता है, टाइम होता है। क्या नहीं है? तो एनर्जी नहीं होता है, बल्कि एनर्जी आपका कैसा साधन होता है? ये आपका मानवीय में आ जाता है। तो आपका ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, मिट्टी युक्त जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? यानी कि द केमिकल यूज्ड टू प्यूरिफाई मडी वाटर इज, एल्युमिनियम सल्फेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है, क्लोरीन है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो जो मिट्टी युक्त जल को शुद्ध करेंगे वो हम एल्युमिनियम सल्फेट का यूज करके करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए के साथ हम चले जाएंगे। और जो आपका ये पोटेशियम परमैंगनेट है ना, पोटेशियम परमैंगनेट को KMnO4 के नाम से भी जानता है, इसको लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। इसको कुएं में डाला जाता है। ठीक है, कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए। ठीक है, क्लियर है ये? जैसे कुएं हो गया, तालाब हो गया, तो इसमें इसको डाल सकते हैं जिससे आपके पानी शुद्ध हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में कौन से अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रखते हैं? ये बताना है आपको, यानी कि विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन? ऑप्शन में है फेफड़े एवं आमाशय यानी कि लंग्स एंड स्टोमच, लीवर एंड मसल्स, स्टोमच एंड मसल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लिवर यानी कि छोटी आंत एवं यकृत। तो जो अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रखता है वो होता है यकृत और मांसपेशियां यानी कि लीवर एंड मसल्स। तो ऑप्शन बी के साथ क्या हो गए? ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, वर्णक पदार्थ मेलानिन त्वचा के किस स्तर में उपस्थित रहता है? ये बताना है आपको। पिगमेंटेशन मटेरियल मेलानिन इज ए प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ द स्किन? सल के स्तर पर, प्रावी स्तर पर, कड़मय स्तर पर, या शुभ्र स्तर पर? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो जो आपका मेलानिन होता है ना वो आपके त्वचा के यानी कि स्किन के स्टर्नम जर्मिनेटिव में के स्तर में उपस्थित रहता है, यानी कि प्रारोही स्तर पर। ठीक है, स्ट्रम जर्मिनेटिव आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, एक देश में सहोदर भाई बहन सम्मिलित होते हैं जो अपने परिवारों के संसाधनों एवं कार्य को साझा करने के लिए जोड़ते हैं। तो ये कौन से परिवार होंगे आपको ये बताना है। एक्सटेंड फैमिली होगी, न्यूक्लियर फैमिली होगी, ज्वाइंट फैमिली होगी, या ब्लेंडेड फैमिली ये कहलाएगी? तो बताइए आप लोग कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि जॉइंट फैमिली। देखिए जॉइंट फैमिली कैसे आएगी, पूछा जा रहा है ना, एक सहोदर भाई बहन, यानी कि कौन से भाई बहन, आपके सहोदर यानी कि सिबलिंग्स आ रहे हैं, अपने परिवारों के संसाधन एवं कार्य को साझा करने के लिए जोड़ते हैं, तो ये जॉइंट फैमिली में ऐसा पॉसिबल होता है। तो ऑप्शन सी के साथ हम इसमें चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अनावश्यक गतियों का विश्लेषण जिनका उन्मूलन किया जाना है निम्न में से किसके अंतर्गत किया जाता है, ये बताना है आपको, यानी कि एनालिसिस ऑफ अननेसेसरी मूवमेंट दैट आर टू बी एलिमिनेटेड इज डन अंडर विच द फॉलोइंग। ऑप्शन में है माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण के द्वारा, या क्रोनोसाइक्लोग्राफी के द्वारा, या साइक्लोग्राफी के द्वारा, या प्रोसेस चार्ट के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली हर एग्जाम में पूछा ही जाता है एक आधी क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हम किस गतिविधियों को यूज करके मतलब अनावश्यक गतियों को अपना कम कर सकते हैं, तो इसका जो विश्लेषण करते हैं माइक्रो मोशन फिल्म एनालिसिस के अंतर्गत हम करते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 2 वर्षीय बालक के शब्दकोश में अधिक कितने शब्द हो सकते हैं, ये बताना है आपको। ऑप्शन में है 250, 500, 1000, 2000। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। बालक है आपका 2 वर्ष का, तो एक 2 year चाइल्ड में भी हैव ए वोकेबुलरी ऑफ एज मैनी एज हाउ मैनी वर्ड्स। तो कितने वर्ड होते हैं 2 वर्ष के बच्चे के डिक्शनरी में, होते हैं 250 वर्ड्स। 250 वर्ड्स, 250 से लेकर आपका 500 तक हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम ऑप्शन ए के साथ हम चले जाएंगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अगेन आपका ये कोड वाला क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, विजिबल हो रहा होगा शायद आपको। क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण में माध्यमों को पहले से अंतिम अवस्था में क्रमबद्ध करना है। ध्यान रखिए कैसी, पहले से अंतिम अवस्था में, यानी कि फर्स्ट टू लास्ट स्टेज में। ऑप्शन है कंज्यूमर है, होलसेलर है, मैन्युफैक्चरिंग है एंड रिटेलर है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, आपको ये बताना है। देखिए पहले से आपको अंतिम में रखना है, तो सबसे पहले कौन होता है, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग आता है, मैन्युफैक्चर यानी कि उत्पादक आता है, वही सामान को बनाता है, तो फर्स्ट में आपका ये आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या आता है, उसके बाद आपका होल सेलर आ जाएगा, तो सेकंड पे हमारा ये हो जाएगा। फिर उसके बाद जो होगा वो रिटेलर आ जाएगा हमारा, थर्ड पे हमारा ये हो जाएगा, लास्ट में आ जाएगा उपभोक्ता जो सामान खरीदता है और उसका उपयोग करता है, यानी कि कंज्यूमर जो हम लोग होते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका, जो पहले थर्ड आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन आपको सी में देखने को मिल रहा है, डी में भी देखने को मिल रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके कट हो जाते हैं। इसके बाद थर्ड के बाद यानी कि पहले फोर्थ आना चाहिए आपका, क्या आना चाहिए, देखिए फर्स्ट वाला थर्ड में है तो आपका थर्ड आ जाएगा। थर्ड के बाद आपका कौन सा बन रहा है, थर्ड के बाद आपका बनेगा टू पे सेकंड, थर्ड के बाद आपका सेकंड केवल सी वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन सी के साथ हम चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड दैट कैन डैमेज ईयर ड्रम ऑफ ह्यूमंस, यानी कि ध्वनि की तीव्रता जो मानव के पर्दे को क्षति पहुंचा सकती है। तो ध्वनि की आपकी कितनी तीव्रता होती है जो मानव के कानों को क्षति पहुंचा सकती है। ऑप्शन में है 70 dB से अधिक, 70 ए से अधिक, 50 dB से अधिक, या 50 ए से अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है आपको। तो ये जो मतलब मानव के पर्दे की क्षति किस पे पहुंचती है, 70 dB से अधिक होने पर। 70 डेसिमल तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जहाँ 70 डेसिमल से ऊपर हुआ वहां कान के पर्दों को नुकसान हो सकता है। जो डीबी है ना, डीबी का मतलब होता है डेसिबल, ये आपके ध्वनि मापने की इकाई होती है। क्लियर है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, दुग्ध प्रोटीन किस एक अमीनो अम्ल में धनी होता है, यानी कि गुड सोर्स होता है आपका। ऑप्शन में ट्रिप्टोफैन का, लाइसिन का, आर्जिनिन का, या सेरिन का। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो दुग्ध प्रोटीन एक आवश्यक अमीनो अम्ल, यानी कि आपको आवश्यक अमीनो अम्ल में धनी होता है, तो ये होता है आपका लाइसिन। ठीक है, क्या हो जाएगा, लाइसिन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी के साथ हम यहाँ पे चले जाएंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा नेता है जो यह मानता है कि यदि कार्यकर्ताओं को अकेला छोड़ दिया जाए तो कार्य जल्दी पूरा हो जाएगा, यानी कि विच लीडर बिलीव्स दैट इफ वर्कर्स दैट लेफ्ट अलोन द वर्क विल बी फिनिश्ड सून। ऑप्शन है इसमें अहस्तक्षेपी नेता, औपचारिक नेता, अनौपचारिक नेता या प्रजातांत्रिक नेता। तो राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो वह कौन सा ऐसा लीडर होता है जो यह मानता है कि अगर वर्कर को अकेले छोड़ दिया जाए तो अपना कार्य आसानी से जल्दी तरीके से पूरा कर लेंगे, ना कि उनको बार बार किसी काम के लिए प्रेशराइज किया जाए या टोका जाए। तो ऐसा जो नेता होता है वो हस्तक्षेपी नेता होता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना क्या कहलाएगा? ओवर न्यूट्रिशन कहलाएगा, अंडर न्यूट्रिशन कहलाएगा, गुड न्यूट्रिशन कहलाएगा या नन ऑफ दीज कहलाएगा? तो आवश्यकता से अधिक भोजन करना ये आपका ओवर न्यूट्रिशन के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि अति पोषण। ठीक है, तो मनुष्य को ना तो ज्यादा भोजन ग्रहण करना चाहिए ना ही कम भोजन ग्रहण करना चाहिए, बल्कि एक पौष्टिक और संतुलित आहार भोजन का ग्रहण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, परिवार के कार्यों के संदर्भ में निम्न में से सही वाक्यांश का आपको चुनाव करना है। ठीक है, किसमें? फैमिली फंक्शन में। तो मैं ये इसको ऊपर कर देती हूँ तो आपको सारे ऑप्शन विजिबल हो जाएंगे। तो पूछ रहा है आपसे, ये स्टेटमेंट जो है इसके, प्रत्येक परिवार के पास समाज की आदतें, रीति रिवाज तथा व्यवहार एक धरोहर के रूप में संचित रहते हैं जिन्हें परिवार एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है इसका, परिवार के धार्मिक कार्य को प्रतिबिंबित करता है, यानी कि रिफ्लेक्ट रिलीजन फंक्शन ऑफ फैमिली। तो इसमें आप लोग बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट इसका सही होगा। दोनों सही होंगे, दोनों गलत होंगे? ऑप्शन ए सही होगा, सेकंड गलत होगा। तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए, ये बात तो आपकी एकदम सही है कि प्रत्येक परिवार के पास समाज की आदतें, रीति रिवाज तथा व्यवहार एक धरोहर के रूप में संचित रहती है जिन्हें परिवार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। तो ऑप्शन ए यानी कि स्टेटमेंट आपका ए वाला तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट परिवार के धार्मिक कार्य को प्रतिबिंबित करता है, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। तो ऑप्शन ए के साथ हम इसमें चले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा अगेन आपका कोड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो आपको ऊपर नीचे स्क्रॉल करके मैं इसको विजिबल करा दूंगी। क्वेश्चन है आपका, लुइस एलन के अनुसार निर्णय प्रक्रिया के चरण है। तो लुइस एलन के अनुसार आपके निर्णय यानी कि डिसीजन मेकिंग के कौन से स्टेप हैं? तो इसको मैं ऊपर कर देती हूँ तो शायद आपको विजिबल हो जाए। ऑप्शन में है आपके, वास्तविक समस्या को पहचानना, उत्तम हल का चुनाव करना, तथ्यों को खोजना, समस्या के प्रकट होने की अवस्था या क्रिया की विधि निर्धारण करना या विकल्पों की खोज। तो इसका सही सीक्वेंस आपका क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर इसमें जो होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। पहले आपका इसमें आएगा ये वाला, पहले हम क्या करेंगे, समस्या के प्रकट होने की अवस्था को देखेंगे, यानी कि स्टेटिंग ऑफ एप्रिएंट प्रॉब्लम। पहले हम प्रॉब्लम को देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, तथ्यों की खोज करेंगे, यानी कि सीकिंग द फैक्ट को चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वास्तविक समस्या को पहचानेंगे, आइडेंटिफाइंग द रियल प्रॉब्लम। इसके बाद जो होगा, इसके बाद हम करेंगे विकल्पों की खोज करेंगे। जो भी हमारे सामने विकल्प होंगे उसमें से हम जो अच्छा विकल्प होगा ना, हमारा बेस्ट विकल्प, तो उसको हम क्या करेंगे, उसकी पहचान करेंगे। उसके बाद हम उत्तम हल का चुनाव करेंगे, यानी कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकते हैं। एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, क्रिया की विधि का निर्धारण करेंगे, यानी कि डिटरमाइनिंग द कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवित भेड़ से निम्नलिखित किसकी कटाई की जाती है, ये बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज sheared फ्रॉम द लिविंग शेप? फ्लैनल की, मोयर की, फ्लीस की या फेल्ट की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि फ्लीस। फ्लीस ऐसा होता है कि जिसमें हम जीवित भेड़ के ऊपर से उसकी ऊन को निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, व्यवस्थापन प्रक्रिया के नियंत्रण चरण में निम्न में से कौन सी अवस्था सम्मिलित नहीं होती है? क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, इस बात का आपको ध्यान देना है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग
इज नॉट ए फेस ऑफ कंट्रोलिंग स्टेप इन मैनेजमेंट प्रोसेस। तो क्या नहीं आता है मैनेजमेंट प्रोसेस में? स्फूर्तिदायक नहीं आएगा, आयोजन नहीं आएगा, जांच करना नहीं आएगा, या समायोजन नहीं आएगा। तो क्या नहीं आएगा? तो इसमें आपका आयोजन नहीं आता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी के साथ हम इसमें चले जाएंगे, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बल्कि आपका स्फूर्तिदायक आ जाएगा, चेकिंग आ जाएगा, एडजस्टमेंट आ जाएगा। व्यवस्थापन प्रक्रिया के नियंत्रण चरण में पूछा जा रहा है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नियंत्रण चरण में यानी कि कंट्रोलिंग में। तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं आता क्योंकि ये पहली प्रोसेस आपका हो चुका है, यानी कि हो चुका होता है, ठीक है। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिपुष्टि फीडबैक संचार में निम्नलिखित कौन से कार्य करती है? तो जो फीडबैक होती है वो कम्युनिकेशन में कौन सा कार्य करती है, आपको ये बताना है। क्रिया को सुलभ बनाती है, अधिगम को उन्नत करती है, अवरोधों को हटाना है, या श्रोताओं को सूचित करना है। तो इसमें कोड आपके क्या सही होंगे, आपको ये बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर पहले हम देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी के साथ हम इसमें जाएंगे। तो देखिए, फीडबैक से हम क्रिया को सुलभ बना सकते हैं, ये बात एकदम ठीक है। इम्प्रूविंग लर्निंग, इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी लर्निंग को, ये भी बात ठीक है। बैरियर्स को रिमूव कर सकते हैं, ये भी बात ठीक है। श्रोताओं को सूचित हम इसमें नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं सूचित करते? क्योंकि हमने तो फीडबैक ले लिया ना, हम अपना फीडबैक ऑडियंस को थोड़ी ना बताएंगे, वो तो हमारे लिए होता है, ठीक है। क्लियर है ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। ये जो आपके मैचिंग वाला क्वेश्चन है, पर इसकी जो मैचिंग है ना, ये जो है, ये इसके ऑप्शन इधर दिए हुए हैं नीचे, तो आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन में आपके गुड़गांव परियोजना है, ग्राम निर्देशक है, इटावा पायलट परियोजना है, बहुउद्देशीय ग्राम कार्यकर्ता है, मारथेंडा परियोजना है, प्रदर्शन केंद्र है, नीलखेड़ी परियोजना है, किसान विकास केंद्र यानी कि केवी के नाम से हम इसको जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे नहीं वाला चूज करना है आपको, ठीक है। तो गुड़गांव प्रोजेक्ट आपका एक विलेज गाइड होता है, यानी कि गांव निर्देशक के लिए होता है, ये तो एकदम ठीक है आपका, ठीक है। ये क्या है, ये आपका एकदम ठीक है। और इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है आपका, वो मल्टीपर्पज विलेज वर्कर के लिए है, ये भी आपका ठीक है। और जो आपका नीलखेड़ी प्रोजेक्ट है, ये भी किसान विकास केंद्र के द्वारा है। क्या सही नहीं है? तो मारथेंडम प्रोजेक्ट की मैचिंग सही नहीं है, मारथेंडम प्रोजेक्ट वो प्रदर्शन केंद्र के लिए नहीं होता है। तो ऑप्शन सी ही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये आपको? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेशियों के थकान को मापने का यंत्र कौन सा है, यानी कि टूल ऑफ मेजरिंग मसल्स फटिग इज। थर्मामीटर होता है, लैक्टोमीटर होता है, अर्गोमीटर होता है, या स्पेक्ट्रोमीटर होता है। तो लैक्टोमीटर से हम क्या नापते हैं, लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता मापते हैं। तो पेशियों की थकान को मापने के लिए हम अर्गोमीटर का यूज करते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्मामीटर का यूज हम फीवर नापने के, यानी कि बुखार का, यानी कि शरीर का तापमान नापने के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी परिवार का लाभ नहीं है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में आपके हाई लिविंग स्टैंडर्ड है, व्यक्तिगत विकास का अवसर है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, या आत्मनिर्भरता है। तो देखिए, न्यूक्लियर फैमिली में आपका हाई लिविंग स्टैंडर्ड होता है, ये बात तो एकदम ठीक है। व्यक्तिगत विकास का अवसर भी होता है, और सेल्फ डिपेंडेंसी भी होती है, यानी कि आत्मनिर्भरता भी होती है। क्या नहीं होता है? तो सामाजिक सुरक्षा नहीं होता है। क्वेश्चन में हमसे नहीं वाला ही पूछा था, तो ऑप्शन सी के साथ हम इसमें चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है हमारा, सिप्पी डाइट इज गिवन इन, यानी कि सिप्पी डाइट का आहार किसे दिया जाता है? कब्ज के उपचार में दिया जाएगा, डायरिया के उपचार में, पेप्टिक अल्सर के उपचार में, या पीलिया के उपचार में दिया जाएगा। तो सिप्पी डाइट हम देते हैं पेप्टिक अल्सर के रोगी को, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कब्ज के पेशेंट को हम क्या करेंगे, कब्ज के पेशेंट को हम हाई फाइबर डाइट देंगे। डायरिया के पेशेंट को हम फाइबर बिल्कुल भी नहीं होते हैं देते हैं। पीलिया के पेशेंट को हम लो प्रोटीन डाइट देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, बुनाई प्रक्रिया का सही क्रम क्या है, यानी कि वीविंग का सही सीक्वेंस बताना है आपको। ऑप्शन में है सैडिंग, पिकिंग, टैकिंग अप, लेफ्टिंग अप एंड बैटनिंग। तो सही कोड इसका क्या हो जाएगा, आप ये बताइए। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी,
ठीक है। पहले क्या होती है, पहले शेडिंग होती है, ठीक है, उसके बाद आपका पिकिंग होता है, शेडिंग पिकिंग, इसके बाद आपका बैटनिंग हो जाता है और लास्ट में आपका होता है टेकिंग अप एंड लेफ्टिंग ऑफ, यानी कि लपेटना हुआ छोड़ना। तो ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा। पहले क्या आएगा, पहले शेडिंग आ जाएगा, उसके बाद आपका पिकिंग आएगा, उसके बाद बैटनिंग आएगा एंड लास्ट में टेकिंग अप एंड लेफ्टिंग ऑफ। ठीक है, इसको आप मतलब निमोनिक बना के भी याद कर सकते हो। जैसे पहले शेडिंग होगा, उसके बाद पिकिंग होगा, उसके बाद आपका बैटनिंग होगा एंड लास्ट में टॉकिंग एंड लेफ्टिंग। ठीक है, तो SPB लास्ट में TL। ठीक है, क्लियर है आपको ये? तो इस तरीके से शॉर्ट तरीके से अब आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहकर्मी के साथ वार्तालाप में संप्रेषण का कौन सा प्रकार सन्निहित है, यानी कि हैविंग ए कन्वर्सेशन विद कोवर्कर इन्वॉल्व्स दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है, अपवर्ड है, वर्टिकल है, हॉरिजेंटल है या डाउनवर्ड है? तो बात किसकी हो रही है, सहकर्मी के साथ वार्तालाप। तो सहकर्मी के साथ जब वार्तालाप होती है तो ये हॉरिजेंटल होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आप किसी स्कूल के टीचर हो, तो स्कूल के टीचर अपना स्टाफ जितना भी है ना, स्कूल के टीचर्स और भी टीचर्स होंगे, तो स्टाफ आपस में ही बात कर रहे हैं, ये सारे स्टाफ हैं। तो ये सारे जो स्टाफ के पर्सन है ना, ये क्या करेंगे, आपस में ही बात करें। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। अब वहीं अगर जो टीचर हैं, ये टीचर टीचर आपस में बात करें, यानी कि सारा स्टाफ, तो ये आपका हॉरिजेंटल हो गया। और वहीं टीचर अगर, यानी कि स्टाफ किससे बात कर रहा है, प्रिंसिपल से आपके बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। वहीं पे जब प्रिंसिपल टीचर से बात कर रहा है तो आपका डाउनवर्ड आपका कम्युनिकेशन में आ जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक पतला पारदर्शी कपड़ा, सूती कपड़ा जो पोशाक, गले की अंकलर तथा झालर बनाने में प्रयुक्त होता है, क्या कहलाता है? यानी कि एक थिन ट्रांसपेरेंट स्टिफ कॉटन क्लोथ यूज्ड फॉर ड्रेसेस, नेकवियर एंड फ्रिल्स इज। तो क्या होगा, ऑर्गेंडी होगा, शिफॉन होगा, ताप्ता होगा या खादी होगा? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑर्गेंडी। ठीक है, तो ऑप्शन ए के साथ हम इसमें चले जाएंगे। एक पतला होता है, एकदम पारदर्शी ट्रांसपेरेंट कपड़ा होता है आपका। ऑर्गेंजा भी हम इसको कहीं कहीं बोलते हैं। ऑर्गेंजा की आजकल साड़ियाँ भी बहुत फेमस हो रही हैं, पर उन साड़ियों को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ठीक है, वो एक ट्रांसपेरेंट टाइप की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, अगेन आपका एजम्पशन और रीजन वाला क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, आयोडीन का अत्यधिक अंतःहृदय सेवन नुकसान कर सकता है। रीजन है इसका, अत्यधिक आयोडीन थायराइड हार्मोन के संश्लेषण में अवरोध करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बताना है। ए एक्सेस आयोडीन इंजेक्शन कैन बी हार्मफुल, ये बात तो एकदम ठीक है। और एक्सेस आयोडीन इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, ये भी बात ठीक है एकदम। तो ए और बी आपके, ए और आर दोनों सही है, इसका सही स्पष्टीकरण भी है। तो ऑप्शन ए के साथ हम इसमें चले जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, गंभीर कुपोषण परिभाषित होता है कि अत्यधिक निम्न स्थिति से, किसकी निम्न स्थिति से? हाइट कम होना, वेट कम होना, या हाइट फॉर वेट, यानी कि भार के सापेक्ष लंबाई, या लंबाई के सापेक्ष भार कम होना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंभीर कुपोषण, यानी कि सीवियर माल न्यूट्रिशन तब डिफाइन कर सकते हैं जब लंबाई के अकॉर्डिंग जो वेट होता है बहुत कम होता है। तो ऑप्शन डी के साथ हम इसमें चले जाएंगे। ठीक है, लंबाई के सापेक्ष जो वेट होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो गंभीर कुपोषण में के अंतर्गत वो आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा अगेन असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। तो पूछा हुआ है आप लोगों से, गाय के दूध की अपेक्षा शिशु मानव दूध से लौह लवण अधिक धारण करते हैं। ठीक है, रीजन है इसका, गाय के दूध की तुलना में मानव दूध में लौह लवण अधिक मात्रा में होते हैं। तो राइट आंसर बताइए आपका क्या हो जाएगा इसमें, यानी कि इन्फेंट रिटेन मोर आयरन फॉर ह्यूमन मिल्क देन काउ मिल्क, ये बात तो एकदम ठीक है। यानी कि गाय के दूध की अपेक्षा जो शिशु मानव दूध से लौह लवण अधिक धारण करते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका एकदम सही है, यानी कि ट्रू है। इसमें देखा जाए तो गाय के दूध की तुलना में मानव दूध में लौह लवण अधिक मात्रा में होते हैं, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो केवल ए सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन ए के साथ हम इसमें चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जिसने भी आपके डोमेस्टिक साइंस वाली PYQ क्लास की
वीडियो नहीं देखी हो तो उनको प्लेलिस्ट में आप लोग जरूर देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है सामान्यतः मीठी, सौंफ और सुपारी में कौन सी मिलावट की जाती है, यानी कि विच एडल्टेंट टू कॉमनली यूज्ड इन शुगर कोटेड सौंफ एंड सुपारी। शुगर सिरप मिलाते हैं, मेलाकाइट ग्रीन मिलाते हैं, रोडामिन बी मिलाते हैं या ऑरामिन बनाते हैं। तो बताइए आपको कौन सा आंसर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर बताइए आप लोग। तो देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, आपको ये बताना है। तो देखिए इसमें क्या मिलाया जाता है, मीठी, सौंफ एवं सुपारी में जो मिलावट की जाती है ना, वो की जाती है आपके मेलाकाइट ग्रीन की और रोडामिन बी की। तो बी और सी आपके ऑप्शन सी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी के साथ हम चले जाएंगे। आप मीठी, सौंफ है, सुपारी है, तो आप शुगर सिरप के साथ बिल्कुल मत जाना। समझ लो कि मीठी होती है तो उसमें शुगर सिरप ऐड किया जाता होगा, नहीं, बल्कि मेलाकाइट ग्रीन यूज किया जाता है और रोडामन बी का यूज किया जाता है। ये दोनों चमक लाने के लिए यूज किया जाता है और उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। क्लियर है ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्रसार शिक्षा में एक्सटेंशन शब्द को सर्वप्रथम किसने और कब प्रयोग किया, ये बताना है आपको। ये आपका एक्सटेंशन एजुकेशन का क्वेश्चन है। ऑप्शन में डे 1892 में, ईवी वॉरहीज ने 1894 में, या एलन रिसर्ड ने 1895 में, या लैंड ग्रांट कॉलेज में 1948 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। तो जो एक्सटेंशन वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किया था वो ई बो वॉरहीज ने किया था। कब किया था, तो इन्होंने किया था 1894 में। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, कार्य के समय को मापने का एक उपकरण है, तो वो उपकरण क्या है। टाइम शेड्यूल है, वर्क कर्व है, टाइम सीक्वेंस है, या सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट है, यानी कि कार्यों का क्रम है, सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट है। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कार्य के मापने का एक जो उपकरण होता है ना, वो आपका समय अनुसूची होता है, यानी कि टाइम शेड्यूल से आप क्या कर सकते हो, कार्य के समय को मापते हो। तो ऑप्शन ए के साथ हम यहाँ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, स्वस्थ तन का स्वस्थ मन से गहरा रिश्ता नाता है। उक्त कथन शारीरिक विकास के किस नियम से उल्लेखित है, यानी कि देयर इज डीप एसोसिएशन बिटवीन हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड, ठीक है। दिस स्टेटमेंट स्पेसिफाई विच प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। तो किसका संबंध बताता है, स्वस्थ तन स्वस्थ मन, गहरा संबंध बता रहा है। क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है, व्यक्तिगत संबंध है, सह संबंध का नियम है, या लयात्मक विकास का नियम है, या निश्चित विकास क्रम है। तो स्वस्थ तन का स्वस्थ मन से गहरा रिश्ता नाता यानी कि संबंध बता रहा है, तो ये सह संबंध, प्रिंसिपल ऑफ को रिलेशन, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये। कई बार पता है क्या होता है कि क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा होता है, बस आपको क्वेश्चन को ठीक से अच्छे से पढ़ने की जरूरत होती है, आपका आंसर तुरंत निकल आता है। क्वेश्चन में आपके तीव्र वृद्धि दर मांसपेशियों पर नियंत्रण की विशेषता है, यानी कि रैपिड ग्रोथ रेट एंड मसल्स कंट्रोल आर द कैटेगराइज ऑफ। करेक्टरिस्टिक क्या क्या है, इसकी विशेषता क्या क्या है। नियोनेटल स्टेज है, इन्फेंसी स्टेज है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है, या लेट चाइल्डहुड स्टेज है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो तीव्र वृद्धि दर मांसपेशियों पर जो नियंत्रण है ना, तीव्र वृद्धि दर मांसपेशियों के नियंत्रण ये होता है इन्फेंसी स्टेज में, यानी कि शैशवावस्था में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, द पर्पस ऑफ ब्लांचिंग वेजिटेबल ड्यूरिंग कैनिंग इज टू, यानी कि डिब्बा बंदी के समय सब्जियों में ब्लांच करने का उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में है उत्पाद को नरम बनाना जिसे आसानी से भरा जा सके, या एंजाइम को विकृत करना जो रंग एवं बनावट को परिवर्तित करते हैं। तो ए सही है, बी गलत है, बी सही है, ए सही है, दोनों गलत है, दोनों सही है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो देखिए जो हम डिब्बा बंदी समय सब्जियों को ब्लांच करते हैं, तो उत्पाद को नरम बनाना जिससे आसानी से भरा जा सके, ये आपका एकदम ठीक है। एंजाइम को विकृत करना यानी कि एंजाइम को एक्टिव फॉर्म से डीएक्टिव फॉर्म में करना जो रंग को बनावट को परिवर्तित करता है, ए भी स्टेटमेंट सही है। तो ए और बी दोनों आपके सही हैं, तो ऑप्शन डी के साथ हम यहाँ पे चले जाएंगे, यानी कि ए और बी दोनों स्टेटमेंट आपके कैसे हैं, एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अगेन आपका जशन और रीजन वाला क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, कलर ब्लाइंडनेस इज ए,
जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिसीज यानी कि रंग अंधता एक आनुवंशिक प्रसारित बीमारी होती है। तो बताइए आप लोग ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा। तो ये स्टेटमेंट तो आपका एकदम सही है, ठीक है। जो आपका कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये आपके जेनेटिक ट्रांसमिटेड डिसीज होती है। सेकंड स्टेटमेंट है आपका रंग अंधता रेटिना में एक या सभी प्रकार के शंकु कोशिका के अनुपस्थिति के परिणाम स्वरूप होती है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस रिजल्ट फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ कोन सेल वन और ऑल टाइप ऑफ रेटिना। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, ये स्टेटमेंट भी आपका एकदम सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और ये इसका व्याख्या भी कर रहे हैं। तो आप जाओगे ऑप्शन बी के साथ, यानी कि आपका ए और आर दोनों सही है स्टेटमेंट और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका सामुदायिक विकास में प्रसार शिक्षा किसके द्वारा विकसित की गई, यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट वॉज डेवलप्ड बाई लीगन्स के द्वारा, स्किनर के द्वारा, श्री रामकृष्ण के द्वारा या सागर के द्वारा। तो सामुदायिक विकास में प्रसार शिक्षा जो है किसके द्वारा की गई है, ये लीगन्स के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन विकसित किए गए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगेन आपका थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। क्वेश्चन है आपका ग्रामीणों का बहुआयामी विकास सरकारी सहायता द्वारा तथा ग्रामीणों के प्रयत्नों एवं प्रयास से करना किसका उद्देश्य है, ये बताना है आपको। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का उद्देश्य है, या सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है, या मनरेगा का उद्देश्य है, या आपका प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फेलोशिप योजना का उद्देश्य है। तो क्वेश्चन में आपका ग्रामीणों का बहुआयामी विकास सरकारी सहायता द्वारा तथा ग्रामीणों के प्रयत्न एवं प्रयास से करना, ये उद्देश्य किसका है। तो ये उद्देश्य सामुदायिक विकास कार्यक्रम का, यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन कहीं भी उठा के डाल दिए गए हैं, बहुत अच्छे से छाट के क्वेश्चन आपके लिए रेडी किए गए हैं। क्वेश्चन है आपका डिश वॉशिंग इन विच सेंटर, यानी कि सैद्धांतिक रूप से किया जाना चाहिए क्या, भंडारण केंद्र में, स्टोरेज केंद्र में, तैयारी केंद्र में, हिमीकरण केंद्र में, या परोसने के केंद्र में। तो बताइए आप लोग, डिश वॉशिंग यानी कि बर्तन धोने का कार्य हम रसोई घर के किस केंद्र में करेंगे, बताइए। स्टोरेज सेंटर में करेंगे, प्रिपरेशन सेंटर में, कूलिंग सेंटर में, या सर्विंग सेंटर में। तो जो हम डिश वॉशिंग का काम कर देंगे, अपने बर्तन धोने का कार्य रसोई घर के हम प्रिपरेशन सेंटर में करते हैं, यानी कि तैयारी के केंद्र में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका। इधर कुछ मिसिंग है, यानी कि सैद्धांतिक रूप से बर्तन धोने का कार्य आ जाएगा, आधा हिंदी और आधा इंग्लिश आ गया आपका। तो ये तो डिश वॉशिंग से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैंने बता भी दिया आपको क्वेश्चन। तो बर्तन धोने का कार्य हम प्रिपरेशन सेंटर में अपने करते हैं, यानी कि तैयारी केंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा असत्य वाक्य का चयन करना है आपको, यानी कि कौन सा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन में आपके कपास, लिनिन, जूट प्राकृतिक सेल्यूलोसिक तंतु है। सेकंड है ऊन, हेम्प, रेशम प्रोटीन तंतु है। थर्ड है एस्बेस्टोस, ग्लास, मैड्राक्लिक खनिज तंतु है, या रेयन एसीटेट मानव सेल्यूलोसिक तंतु है। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका असत्य यानी कि रॉन्ग है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो गलत स्टेटमेंट आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए। कपास, लिनिन, जूट प्राकृतिक सेल्यूलोसिक तंतु है, ये बात तो एकदम ठीक है। एस्बेस्टोस, ग्लास, मैड्रोलिक खनिज तंतु है, ये बात भी एकदम ठीक है। रेयन एसीटेट मानव के सेल्यूलोसिक तंतु है, ये भी बात ठीक है। पर ये है ना जो वूल, हेम्प, सिल्क आर प्रोटीन फाइबर, ये बात गलत है। कैसे गलत है, तो ऑप्शन बी हमारा असत्य है। कैसे गलत है, देखिए वूल हो गया, सिल्क हो गया, ये तो हमारा प्रोटीन फाइबर। पर ये जो हेम्प दे रखा है ना, हेम्प हमारा नेचुरल फाइबर है, ना कि हमारा प्रोटीन फाइबर है, सेल्यूलोजिक फाइबर होता है हेम्प। तो इसलिए ये आपका ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन बी के साथ हम यहाँ पे चले जाएंगे। क्लियर हो गया आपको कि ये ऑप्शन अगर रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है, आपको ये बताना है। वेजिटेबल प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन है, कंजुगेटेड प्रोटीन है, या डेराइव्ड प्रोटीन है। तो जो हीमोग्लोबिन दो तरीके से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन।
हीम इसमें आपका आयरन वाला पार्ट होता है। ग्लोबिन आपका क्या होता है? ग्लोबिन तो है ही आपका प्रोटीन, ठीक है। तो एक ऐसा प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन एक कंजुगेटेड प्रोटीन होता है, यानी कि संयुक्त प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये? तो आज की क्लास हमारी यहीं एंड होती है। आप लोग क्लास के बाद अपना फीडबैक जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। और जिसने भी डोमेस्टिक साइंस वाली PYQ क्लास नहीं देखी वो क्लास जरूर देख लें। वो आपकी इंपॉर्टेंट क्लास है। प्रीवियस ईयर पेपर हर ईयर के 2014 से लेकर 2014 से लेकर 2025 तक के जितने भी आपके डोमेस्टिक साइंस के पेपर हुए हैं वो सारे सॉल्व करवाए गए हैं। जिसने भी नहीं देखा हो क्लास को जरूर देख लीजिएगा, उस क्लास से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।